हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन के बारे में देखा कि एंगुलर एप्लीकेशन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। आज का वीडियो जो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है एंगुलर एप्लीकेशन का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, ये आपको जानना चाहिए, इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं। पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने मेन बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में देखा था, कौन कौन से ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक है जिनके बिना एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया जा सकता। वो भी लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी जरूर देखिए। और आज के वीडियो में हम बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एंगुलर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है, किस फाइल का कहाँ पर लिंक होता है, किस फाइल का क्या काम होता है, इसके बारे में हम बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आर्किटेक्चर समझने के लिए इस डायग्राम को समझिए, इस इमेज को समझिए, जिसमें कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये मॉड्यूल्स। देखिए, तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का कोई रोल नहीं है। अब एंगुलर 17 तक देखिए, इसको मैंने घेर करके क्रॉस कर दिया है कि अब एंगुलर 17 और 18 में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये कभी एंगुलर 16 तक मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता था और इसका भी रोल था। लेकिन अब एंगुलर 17 और 18 में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन स्टैंड अलोन बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गया, आप ऑप्शनल है, इसको चाहें तो आप मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, 18 में भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊँ कैसे क्रिएट करेंगे, उसका कैसे यूज करेंगे। लेकिन अब इसका बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको मैंने साइड कर दिया। पहले जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक app.module.ts फाइल क्रिएट होकर आता था, जिसे हम रूट मॉड्यूल बोलते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसे फीचर मॉड्यूल बोलते थे, लेकिन उसका कंसेप्ट हटा दिया गया। अब जो भी कंपोनेंट क्रिएट करें सारे स्टैंड अलोन बन रहे हैं और कोई मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होके नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक आर्किटेक्चर में पहले हुआ करता था, अब इसको हमने साइड कर दिया है, इसीलिए हमने इसको साइड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक आर्किटेक्चर में। आपका कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट होगा तो आपके एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक कंपोनेंट का फाइल जरूर रहेगा। ठीक है, आप हज़ारों कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक कंपोनेंट जरूर होगा, क्योंकि एंगुलर एप्लीकेशन जो होता है SPA एप्लीकेशन डेवलप करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है। इसमें कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन ही डेवलप किए जाते हैं। एक ही index.html होता है, HTML का फाइल एक ही होता है, और उसके अलावा सारे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। तो एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एक TS फाइल क्रिएट होता है जिससे हम कंपोनेंट बोलते हैं, और एक HTML फाइल क्रिएट होता है उसे हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, जी उसे हम व्यू बोलते हैं। उसके अलावा इसका हर कंपोनेंट का अपना CSS का फाइल क्रिएट होता है, और एक aspect.ts फाइल क्रिएट होता है जिससे हम टेस्टिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मतलब जो TS फाइल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं उसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, लॉजिक लिखा जाएगा, और उसी कंपोनेंट का टेम्पलेट फाइल उसको व्यू बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब कि आपका कंपोनेंट हो गया, और कंपोनेंट के बीच कंपोनेंट पर कोई मान लिया वेरिएबल है, कोई वैल्यू है, उसको टेम्पलेट पर दिखाना है, HTML पर दिखाना है, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा बाइंडिंग हम दिखाएंगे। या फिर टेम्पलेट पर कोई बटन है, उससे उसके क्लिक पर कोई मेथड फायर करना है, या फिर कोई डेटा लेकर आना है TS फाइल पर, तो भी हम डेटा बाइंडिंग से ही करेंगे। मतलब कि डेटा बाइंडिंग यहाँ पर यूज होता है, चाहे वो डेटा प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो, चाहे इवेंट बाइंडिंग हो, चाहे इंटरपोलेशन हो, चाहे एट्रीब्यूट बाइंडिंग, कोई भी बाइंडिंग हो, डेटा बाइंडिंग से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। तो दूसरा चीज़ कि हर कंपोनेंट का मेटा डेटा होता है, हर कंपोनेंट का मेटा डेटा भी हम आप लोगों का प्रोजेक्ट में लिए चलेंगे, दिखाएंगे कि इसको मेटा डेटा बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मेटा डेटा, हर कंपोनेंट का अपना मेटा डेटा होता है, जो उस कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं कि ये कंपोनेंट कहाँ दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये मेटा डेटा ही डिसाइड करता है। ठीक है, इसको अभी देखेंगे। जैसे कंपोनेंट का मेटा डेटा हो गया सेलेक्टर, टेम्पलेट URL, टेम्पलेट स्टाइल URL, स्टाइल, स्टैंड अलोन, इम्पोर्ट्स, ये सारे मेटा डेटा होते हैं इसके कंपोनेंट के। तो इसको भी हम अभी देखेंगे, प्रोजेक्ट के लिए चलेंगे आप लोग को। ठीक है, आपका बेसिक आर्किटेक्चर में आता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इज द किलर फीचर ऑफ द एंगुलर। एंगुलर का एक किलर फीचर है, डायरेक्टिव को यूज करके आप डायरेक्टली HTML पर लूप चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर डायरेक्टिव। पहले डायरेक्टिव का सिंटेक्स कुछ और था, *ng4, अब @4 हो गया है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है सिंटेक्स वाइज, जिसको हम बिल्कुल ही लेटेस्ट कोड के साथ आगे वीडियो बनाकर देंगे आप लोग को, जिसमें कि डायरेक्टिव हम लेटेस्ट कोड के साथ पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, बस बने रहिए सीरीज में। ठीक है, तो डायरेक्टिव जो होता है इसको यूज करके आप HTML पर, देखिए मैंने एरो का निशान कहाँ लगा रखा है कि टेम्पलेट पर, मतलब हम टेम्पलेट कंपोनेंट का जो टेम्पलेट फाइल होता है वहाँ पर डायरेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर, और डायरेक्टिव में
हम क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली HTML पर इफ इल्स कंडीशन लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, स्विच केस लगा सकते हैं, किसी भी स्टाइल और CSS को हम डायनेमिक कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। ठीक है, डायरेक्टिव आप कस्टम डायरेक्टिव भी बना सकते हैं, जिसको भी हम बताएंगे कि आप अपना डायरेक्टिव बना सकते हैं। थोड़ा सा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, वो मैं आप लोग बताऊंगा कि आप अपना डायरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो भी टेम्पलेट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा बेसिक आर्किटेक्चर में आता है आपका सर्विस भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो सर्विस आपका हमेशा बिजनेस लॉजिक कंटेन करके रखता है। सर्विस के अंदर बिजनेस लॉजिक लेते हैं जिसे हम रीयूज करते हैं, और ये हमेशा कंपोनेंट पर कॉल होगा। इसको हम कंपोनेंट पर इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इसका एरो का निशान कहाँ पर है, कंपोनेंट पर है। एरो के निशान पर हमेशा ध्यान रखिए किसका लिंक कहाँ पर है। ठीक है, तो सर्विस क्या होता है, हमें कोड को रीयूजिबिलिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लिया कोई ऐसा फंक्शनैलिटी जिसे हमें बार बार यूज करना है, तो हम उस कोड को बार बार नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक सर्विस बना लेंगे और सर्विस के अंदर उस फंक्शनैलिटी को लिख लेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमें उस फंक्शनैलिटी को यूज करना होगा वहाँ सर्विस को कॉल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि वो फंक्शनैलिटी हमें वहाँ मिल जाएगा। कोई चेंज भी आया तो हम सर्विस के अंदर चेंज करेंगे और वो चेंज सारी जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसीलिए एंगुलर के अंदर API इंटीग्रेशन भी हम सर्विस के अंदर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज में कर करके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये मैं प्रोजेक्ट में भी आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार कि ये किस फाइल की बात मैं कर रहा हूँ, मेटा डाटा कौन सा है, कहाँ पर सर्विस क्रिएट होगा, एक सर्विस क्रिएट करके भी दिखाता हूँ आप लोग को, डायरेक्टिव कहाँ पर लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट में। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करके दिखाया था, फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था, मेन बिल्डिंग ब्लॉक समझाया था, सब कुछ यहीं पर हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे SRC फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है। ठीक है, component.ts फाइल ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक में भी आता है। इसका आर्किटेक्चर से ही मतलब है, क्योंकि बिना इसके एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। जैसे इसको TS फाइल, देखिए कोई भी कंपोनेंट क्रिएट होता है तो एक TS फाइल, उसका एक अपना HTML फाइल, उसका CSS फाइल, उसका aspect.ts फाइल। ठीक है, तो ये सारे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फाइल कंपोनेंट के पार्ट्स हैं, मतलब 4 फाइल क्रिएट होते हैं। TS आपका aspect.ts फाइल से कोई काम नहीं है, वो टेस्टिंग के लिए होता है। ये तीनों फाइल में लिए जाते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर एक एडिट डेकोरेटर लगा हुआ है। हम आप कंपोनेंट की वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझाएंगे। फिलहाल इसके मेटा डाटा को समझिए। तो ये डेकोरेटर है, डेकोरेटर के अंदर कुछ मेटा डाटा है, जैसे सिलेक्टर, यही डिसाइड करता है कि कंपोनेंट कहाँ दिखेगा। ये सिलेक्टर कहाँ पर रखा हुआ है, index.html पर, यहाँ पर index.html पर रखा हुआ है। तो यही जाकर आपके ब्राउजर में लोड हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका भी हम सेलेक्टर रखते हैं, तभी लोड होता है। देखिए, जैसे हमने EMP कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर ये क्रिएट होकर 4 फाइल हुआ है। इसका भी सेलेक्टर जहाँ पर रखेंगे वहीं पर लोड होगा। ये सेलेक्टर से जब लोड करते हैं तो कंपोनेंट स्टैटिक लोड होता है, डायनेमिकली लोड करने के लिए हम राउटिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आगे हम देखेंगे। यही मेटा डाटा ही डिसाइड कर रहा है कि ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन है। अब स्टैंड अलोन होने से क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट URL, मतलब टेम्पलेट URL के अंदर जो भी HTML रखा हुआ वही HTML आपके ब्राउजर में दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर इसी के टेम्पलेट फाइल रखा हुआ है, ये यही दिख रहा है जाकर ब्राउजर में। अगर आप ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो यही ब्राउजर में जाकर दिख रहा है, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगर इसमें कुछ चेंज करेंगे यहाँ पर तो कुछ यही जाकर पैराग्राफ लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो यही जाकर वहाँ दिख भी जाएगा। ठीक है, सेव करिए तो यही आपके ब्राउजर में जाकर दिखेगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका लिंकअप कहाँ पर है, इसके टेम्पलेट फाइल का टेम्पलेट URL के अंदर। आप इनलाइन टेम्पलेट भी लिख सकते हैं, जो आगे बताऊंगा, आप लोग को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एक स्टाइल URLs है जो यहाँ पर CSS लिखा हुआ है। ठीक है, इससे CSS फाइल का पाथ दिया हुआ है। इसी का CSS फाइल ये है जहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू किया H1 का, तो H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है यहाँ पर। आप उसको चेंज करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर कर दूँ ग्रीन या ग्रीन येलो, तो ग्रीन येलो हो जाएगा। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट के मेटा डेटा जो बेसिक आर्किटेक्चर में आते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कंपोनेंट पर टाइटल है तो टाइटल के वैल्यू, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया चंदन कुमार लिख दिया। अगर इस वैल्यू को मुझे दिखाना है इसी के HTML हम डेटा बाइंडिंग से करेंगे। ठीक है, डेटा बाइंडिंग बहुत तरीके के होते हैं। 1 वे डेटा बाइंडिंग, 2 वे डेटा बाइंडिंग, 1 वे डेटा बाइंडिंग में बहुत सारा होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, इंटरपोलेशन, बहुत कुछ होते हैं जो आगे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं एक इंटरपोलेशन से इसको बाइंड करके दिखाते हैं। इसके वैल्यू को चंदन कुमार को यहाँ पर दिखाना है। अगर केवल नेम लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, नेम लिखेंगे तो बस नेम ही आ जाएगा। ठीक, नेम आ गया। हम उसके वैल्यू को दिखाना है तो हम इसको डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये इंटरपोलेशन हो गया, मतलब डेटा बाइंडिंग का एक पार्ट होता है इंटरपोलेशन। देखिए चंदन कुमार आ गया।
तो मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट व्यू, कंपोनेंट से व्यू पर इसके वैल्यू का आपने दिखाया। ये भी बेसिक आर्किटेक्चर में आता है आपका। ठीक है, दूसरा चीज़ कि सर्विस जब क्रिएट करते हैं तो एक उस सर्विस में HTML फाइल क्रिएट नहीं होता, सर्विस TS फाइल क्रिएट करता है, जहाँ पर आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। सर्विस क्रिएट करने का जो कमांड होता है, जो आगे हम आप लोग क्रिएट करके सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ng जनरेट सर्विस, सर्विस का नेम, और यहाँ पर मैं लग दिया मैंने मैसेज। इंटर हिट करूँगा तो मैसेज नेम से सर्विस क्रिएट हो जाएगा। देखिए TS फाइल क्रिएट होगा, देखिए TS फाइल मतलब क्लास क्रिएट हुआ। यहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे और इसको जहाँ पर यूज करना होगा तो इसी सर्विस का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंपोनेंट पर। ठीक है, तो मतलब इसका लिंकअप हमने कहाँ दिया था, कंपोनेंट पर। तो ये सारे बेसिक आर्किटेक्चर में था। क्रिएट कहाँ पर हुआ, ऐप फोल्डर के अंदर। तो ये आपके बेसिक आर्किटेक्चर में आते हैं। किसका लिंकअप कहाँ पर, पहले यहीं पर एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट होकर आता था, app.ts फाइल, जिसे हम रूट मॉड्यूल बोलते थे। उसका कोई काम नहीं है, चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपका स्वरूप जो भी कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है स्टैंड अलोन क्रिएट हो रहा है, और स्टैंड अलोन होने से आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।